रही थी, क्योंकि उसे तो अपना घर पता था, जबकि वो लड़का किसी का घर ढूंढ रहा था, तो पता पूछते हुए ही जाएगा। इसलिए वो पंखुड़ी से पीछे रह जाता है। हालांकि बचपन में 1-2 बार वो यहाँ आया था, पर तब यही कोई 7-8 साल का रहा होगा। थोड़ा आगे जाने पर पंखुड़ी को ये एहसास होता है कि वो लड़का उसका पीछा कर रहा है, और ऐसा दिमाग में आते ही पंखुड़ी एक बार फिर गलतफहमी का शिकार हो जाती है। अब वो अपनी स्कूटी की रफ्तार बढ़ा देती है। वो लड़का भी अब तक ठीक से अपनी मंजिल का पता जान चुका था, इसलिए तेजी से अपने गंतव्य की ओर बढ़ता है। अब पंखुड़ी एक बार फिर अपनी स्कूटी की रफ्तार बढ़ा देती है और साथ ही साथ गुस्से में धीरे से बुदबुदाती है, ये तो पीछे ही पड़ गया है। कोई बात नहीं, तेरे जैसे पता नहीं कितने लफंगों को सुधारा है मैंने। आज तेरी बुद्धि का शुद्धिकरण भी मेरे हाथों ही लिखा है। कुछ देर बाद ही दोनों अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं, यानी पंखुड़ी का घर। अब पंखुड़ी गुस्से में अपना हेलमेट उतार कर स्कूटी पर रख देती है और अपनी जैकेट की आस्तीन ऊपर चढ़ाते हुए तेजी से उस लड़के की तरफ बढ़ती है। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? क्यों इतनी देर से मेरा पीछा कर रहे हो? मैं तुम्हारा पीछा क्यों करूंगा? तुम ही मेरे आगे आगे जा रही हो। वो लड़का हैरानी से बोलता है। बहुत ही घटिया जोक था, तुम्हारी ही तरह, किसी सस्ती सी फिल्म का। हंसी नहीं आई मुझे। पंखुड़ी ने उसे आंखें दिखाते हुए कहा। हाँ तो मैं क्या करूं? तुम्हें हंसाने का ठेका थोड़ी ले रखा है मैंने। वो लड़का अपनी नजरें घुमाते हुए कहता है। पर मैंने ले रखा है तुम जैसे लफंगों को ठीक करने का। पंखुड़ी गुस्से में बोलती है। ओ हेलो, लड़की समझ के कुछ बोल नहीं रहा हूँ तो कुछ भी अनाप शनाप बोले जा रही हो। पता नहीं यहाँ के लोग कैसे पागलों को सड़कों पर खुला छोड़ देते हैं। क्या कहा तुमने? पंखुड़ी दांत भींचते हुए पूछती है। हे भगवान, इस लड़की का तो दिमाग के साथ साथ कानों का भी फ्यूज उड़ा हुआ है। पता नहीं आज सुबह सुबह किसका मुंह देखा था। वो लड़का अपना सर पकड़ते हुए कहता है। मुझे पता है, पक्का आईना देख लिया होगा तुमने। पंखुड़ी अपने दांत दिखाते हुए बोलती है। सच में मेरा वाला जोक घटिया था, तुम्हारा वाला माइंड ब्लोइंग था। थोड़ी देर और यहाँ रुका तो तुम्हारे जैसा हो जाऊंगा। पागल, हटो सामने से, मुझे जाना है। कहते हुए वो लड़का जिस घर के आगे पंखुड़ी ने स्कूटी खड़ी करी थी उसी में घुस जाता है। ओ हेलो, यहाँ कहाँ घुसे जा रहे हो? इससे पहले कि वो लड़का कुछ जवाब देता, एक बुजुर्ग बाहर आते हुए बोलते हैं। कौन है पंखुड़ी बिटिया? ये सुनकर वो लड़का धीरे से बोलता है। ये पंखुड़ी है। कोई नहीं दादू, एक सड़क छाप है, आप अंदर जाइए, मैं देख लूंगी। पंखुड़ी अपने दादू के नजदीक जाते हुए बोलती है। वो लड़का आगे बढ़कर अमरनाथ जी के पैर छू लेता है और बोलता है। प्रणाम दादू, मैं आपका अभी। वो लड़का धीरे से बोलता है। ओ हेलो, थोड़ी देर पहले किसके थे? ना अभी ना ही फिर कभी। रिश्ते बनाने की कोशिश मत करो, वो मेरे दादू हैं। पंखुड़ी ने थोड़े ऊंचे स्वर में कहा। मैं अपना नाम बता रहा था। अभी नाम है मेरा, दादू जानते हैं मुझे। तुम कौन हो बेटा? तुम्हें पहले तो नहीं देखा। दादू उसकी तरफ गौर से देखते हुए पूछते हैं। ये सुनते ही पंखुड़ी खिलखिलाकर हंस पड़ती है। पंखुड़ी की मुस्कुराहट में अभी थोड़ी देर के लिए खोसा जाता है, और फिर जैसे ही पंखुड़ी हंसना बंद करके अभी की तरफ देखती है तो अभी तुरंत अपनी नजरें चुराते हुए बोलता है। दादू, मैं कमल अंकल से मिलने आया था। ये सुनते ही पंखुड़ी की आंखें नम हो जाती है और वो अपनी आंखों में आए आंसुओं की बाढ़ को संभालने की नाकाम कोशिश करते हुए दौड़कर अंदर भाग जाती है। अभी कुछ समझ नहीं पाता है कि पंखुड़ी क्यों इस तरह से रोते हुए भाग गई। जो लड़की कुछ मिनट पहले तक ज्वालामुखी की तरह फट रही थी, कुछ सेकंड पहले तक सर्दी की सुकून देती धूप की तरह खिल रही थी, तो फिर अचानक उसकी आंखों में सावन की झड़ी कैसे लग गई? जबकि अमरनाथ जी अभी तक भी अभी को पहचान नहीं पाए थे। बुढ़ापे ने याददाश्त पर असर जो कर दिया था, कभी तुरंत कनेक्शन जुड़ जाता था और कभी थोड़ा वक्त लग जाता और कभी पूरी तरह से ब्लैंक। खैर, वो अभी को अंदर ले जाते हैं और अपनी बहू सुलोचना जी से चाय बनाने को कहते हैं। बातों का दौर चलता है, पर अमरनाथ जी अभी को अभी तक नहीं पहचान पाए थे। सुलोचना जी चाय लेकर आती हैं और चाय अभी की तरफ बढ़ाते हुए बोलती हैं। अरे बाऊजी, ये अभिमन्यु राठौड़ है, राजेंद्र भाई साहब के बेटे। ये बात जैसे ही पंखुड़ी के कानों में पड़ती है, क्योंकि उसका रूम लिविंग रूम के थोड़ा सा नजदीक था और अमरनाथ जी को थोड़ा ऊंचा भी सुनाई देता है, वो तुरंत दौड़कर लिविंग रूम में आती है और जोर से लगभग चीखते हुए बोलती है। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी यहाँ आने की? सभी पंखुड़ी को हैरानी से देखते हैं। क्या हुआ बेटा, तुम ऐसे क्यों? लेकिन पंखुड़ी सुलोचना जी की बात पर ध्यान ना देते हुए आगे बढ़ती है
और अभिमन्यु के हाथ से चाय का कप छीनते हुए बोलती है, जिन्हें खून पीकर सुकून मिलता हो उन्हें ये चाय हजम नहीं होगी। पर माफ करना मिस्टर अभिमन्यु राठौड़, मेरे पापा के खूनी को इस घर में सिवाय नफरत के कुछ नहीं मिलेगा। क्या बोल रही हो कमल अंकल? मार डाला तुमने मेरे पापा को। खूनी हो तुम मेरे पापा के। उन्होंने तुम्हारे पापा के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। ये भी नहीं सोचा कि अगर उन्हें कुछ हो गया तो उनके बाद उनके बूढ़े पिता, पत्नी, बच्चों का क्या होगा? कैसे रहेगी उनकी पंखू उनके बिना? और बदले में तुमने जान ले ली मेरे पापा की। नफरत करती हूँ मैं तुमसे अभिमन्यु राठौड़, निकल जाओ मेरे घर से। बोलते हुए पंखुड़ी अभिमन्यु का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए अपने घर से बाहर ले आती है और उसका हाथ झटके और नफरत से बाहर लाकर झटक देती है। आंखों में जहां आंसुओं का सैलाब था तो वहीं नफरत की आग भी कम नहीं थी और उस आग से आंखें बिल्कुल जलते हुए अंगारे जैसी हो रही थी। उसकी जलती आंखों की तपिश अभिमन्यु को गहरे तक जला रही थी। वो फिलहाल के लिए वहाँ से चले जाना ही सही समझता है, क्योंकि उसका वहाँ और ठहरना पंखुड़ी को पागल किए जा रहा था और उसका ये दर्द कहीं न कहीं अभिमन्यु को दर्द दे रहा था। ऐसा क्या हुआ जो पंखुड़ी अभिमन्यु को अपने पापा का कातिल बता रही थी? उस अभिमन्यु को जिसे वो ठीक से जानती भी नहीं। जानने के लिए सुनिए कहानी क्या यही प्यार है, सिर्फ प्रतिलिपि FM पर।